अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मईज़ आसिफ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइनली चैप्टर 3 ऑफ फर्स्ट ईयर। हमारे पहले 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पिछली वीडियोस में। आप लोग देखो, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ो और इंशाल्लाह ताला वो जो 2 चैप्टर्स हैं वो आपके बहुत अच्छे होंगे। अब हम आ चुके हैं 3rd चैप्टर के पहले टॉपिक में, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन या बेसिक डेफिनेशन रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आप इस वक्त मैथमेटिक्स की बुक जो है उसमें से पढ़ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता है। मेरी इन वीडियो सीरीज़ का मकसद ही है कि मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स या फिर एक क्विक रिवीजन मेथडोलॉजीज़ और MCQs किस तरह के आते हैं वो चीज़ें बता सकूँ। ठीक है, जो चीज़ें बुक में लिखी हैं, जो चीज़ें आपको FSC में आप ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ते हो, वो चीज़ें मुझे ना बतानी पड़े आपको। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स होता है। मतलब रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स का मतलब है कि इस तरह से नंबर होते हैं। अरे अरे एक होती है, प्रोग्रामिंग टर्म है, बेसिकली प्रोग्रामिंग टर्म है अरे। और रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स वगैरह होती हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरे होती है ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, इनक्लोज बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है ना, इसे हम कह देते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, जो ये है 1 2 ये रोज़ होती हैं और 1 2 3 ये कॉलम होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो ये एंट्री ये है ना नंबर्स, इन्हें एंट्रीज हम कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। अब हमने आगे देखा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर एक उसमें हमने देखने हो एक मैट्रिक्स में, तो क्या होते हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। इस तरह का आपके पास MCQ भी आ सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। जैसे इसमें हमारे पास 2 रोज़ थी और 3 कॉलम से, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो गए। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हमने पढ़ा, अच्छा ये एक चीज़ बच्चों को नहीं समझ आती है, मैं समझाना चाहता था अपनी वीडियो सीरीज़ में, ये इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ये देखो, इसका मतलब ये पहला जो नंबर होता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा जो नंबर होता है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप आगे आगे चलते जाओगे तो इस तरह से होता है कि देखो A1 रो 1 कॉलम में A पड़ा हुआ है तो A11 लिख दिया। अब A1 रो में तो पड़ा है लेकिन कॉलम 2 हो गया तो A12 हो गया। अब A1 रो में तो पड़ा है लेकिन कॉलम 3 हो गया तो 13 हो गया। सो ऑन A1 रो में तो पड़ा है लेकिन जो हमारे पास कॉलम है वो nth है, मतलब सो ऑन करके है। इसी तरह इसमें भी ऐसे ही होगा। सो ऑन, जब मैं रोज़ आगे करता जाऊँगा तो A पड़ा है mth रो में, मतलब कोई भी रो हो सकती है, 20वीं रो, 200वीं रो या 2000वीं रो। ठीक है ना, mth रो में और पहले कॉलम में पड़ा है, mth रो में दूसरे कॉलम में पड़ा है। इस तरह सो ऑन हमारे पास mth रो में और nth कॉलम में पड़ा है। nth कॉलम का जो हमने यहाँ पे देखा था, सो ऑन करके nth कॉलम आया और mth रो आई। ठीक है ना, तो इस तरह AIJ एक जनरल होता है हमारे पास सेट का एलिमेंट। AIJ एक जनरल होता है सेट का एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में पड़ा होता है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई? ये बात बच्चों को समझ नहीं आती होती, इसका मतलब क्या है। अच्छा, डेफिनेशन है कुछ, ये रो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स n, मतलब जितने मर्जी नंबर ऑफ कॉलम्स ले आओ लेकिन रो एक होती है। कॉलम मैट्रिक्स, इसे कॉलम मैट्रिक्स क्यों कहते हैं? कॉलम एक होता है और नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो हमारे पास जितनी मर्जी हो सकती हैं। पहला जो होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। अब हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू वो नंबर ऑफ कॉलम्स है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है, और नंबर ऑफ रो नॉट अगर इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हम ऑर्डर ऑफ n कह देते हैं या ऑर्डर ऑफ m कह देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है इसका ऑर्डर ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कॉलम का रो होगा वही हमारे पास, कॉलम का नंबर होगा वही रो का नंबर होगा। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ी सी और डेफिनेशन हैं। प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल या मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है? वो डायगोनल जो ये वाला होता है ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और ये वाला हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल होता है। तो ये भी याद कर लिया हमने। अब डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी बच्चों को नहीं समझ आती, तो मैंने सोचा आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये बुक में इस तरह से लिखी होती है, लेट A इज इक्वल टू AIJ। पहले इसका मतलब क्या है कि एक अरे एक मैट्रिक्स है जिसमें एक एलिमेंट पड़ा हुआ है A। ठीक है, एक एलिमेंट नहीं पड़ा, बहुत एलिमेंट पड़े हैं, और उन्हें एक जनरल तरीके से हमने AIJ करके रिप्रेजेंट करवा दिया। अब A11 A22 A33 सारे तो नहीं यहाँ पे बार बार लिख सकते थे ना, तो उसने कहा एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट A है और IJ करके उसके रोज और कॉलम्स है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर n। मैंने आपको ये बताया था, बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n का क्या मतलब है? n क्रॉस n का ये स्क्वायर मैट्रिक्स एक हो, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। ये भी MCQ के याद रखना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन क्या है?
ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब समझो, ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए किसके लिए, जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे हो। जब हमने ये पढ़ा था, ये मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट की ये फॉर्म मैट्रिक्स की ये फॉर्म दिखाई थी, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये A11 A12 क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप ये डायगोनल एलिमेंट्स जो देखो, इसमें देखो, और मैंने ये भी बताया था ए आई जे करके होता है, मतलब पहला वाला आई होता है, दूसरा जे होता है। अब देखो आई जे के इक्वल नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं है, आई जे के इक्वल नहीं है, तो डायगोनल एंट्रीज होती हैं ना, उसमें आई जे के इक्वल होता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं, मतलब सारी एंट्रीज जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है, आई नॉट इक्वल टू जे, डायगोनल में तो इक्वल होता है, वो कह रहा है ये वाली एंट्रीज जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है, आई नॉट इक्वल टू जे है, देखो आई नॉट इक्वल टू जे नहीं, उसके लिए हमारे पास वो एंट्री जीरो होनी चाहिए, वो एंट्री जीरो होनी चाहिए जिसमें आई नॉट इक्वल टू जे है, मतलब यहाँ पर जीरो, 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 एटलीस्ट वन एंट्री फॉर आई इज इक्वल टू जे, और जहाँ पर आई इज इक्वल टू जे है वहाँ पर एटलीस्ट वन नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए, नॉन जीरो एंट्री। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ये है ना, अब इन दोनों में भी अगर मैं जीरो लिख देता तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होता, लेकिन ये इन तीनों में आई इज इक्वल टू जे है और हमारे पास नॉन इक्वल टू जीरो है, तो ये मतलब मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स की आगे एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स, सेम डेफिनेशन है, सेम ये है कि सारे फॉर आई इज इक्वल टू जे के लिए आई जीरो होना चाहिए एंड आई जे इज इक्वल टू के होना चाहिए। मतलब यहाँ पर के का मतलब है कोई भी नंबर, मतलब 4 5 6 7, लेकिन जो भी नंबर आपने लिया है वो सब में होना चाहिए। अब मैंने अगर 1 लिया तो इसका मतलब है 1 यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे डायगोनल में अगर सेम एंट्रीज आ जाए, डायगोनल अगर सेम हो जाए तो वो स्केलर मैट्रिक्स होता है। अब एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, आइडेंटिटी स्केलर की है टाइप, आइडेंटिटी स्केलर की है, मतलब वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, उसमें क्या होता है सारे डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 1 होने चाहिए, जिस तरह ये है, सिंपल सी डेफिनेशन, कोई मसला नहीं। नल मैट्रिक्स होते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो, इक्वल मैट्रिक्स होते हैं जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो, जैसे ये है 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर इक्वल है तो फिर हमारे पास इक्वल होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स सभी एडिशन के लिए वैलिड होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, m क्रॉस n है तो दूसरे का भी m क्रॉस n ही हो, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं एक मैट्रिक्स का, अगर ये 1 2 3 4 है तो उसके रोज को कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 है ये रो है, इसे कॉलम बना दो, और ये जो ये रो है इसे भी कॉलम बना दो, तो ये मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आ जाता है। m क्रॉस n का अगर एक मैट्रिक्स है ना तो वो n क्रॉस m का बन जाता है, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इधर आ जाते हैं, नंबर ऑफ रोज इधर आ जाती हैं, उसका ऑर्डर इस तरह से चेंज हो जाता है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन होती है, अगर k को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है तो k के हर एलिमेंट को, हर एंट्री को मल्टीप्लाई करा दो उससे, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। a अगर आपके पास a को प्लस 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 करके सो ऑन करके a किया गया और उन्होंने कहा 13 एज हैं ये, तो आप 13 को सिंपल स्केलर मल्टीप्लाई करा दो मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट के साथ, आपके पास उसका सम आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन हमारे पास हमेशा तब वैलिड होती है जब m क्रॉस n, मतलब एक सेट का जो ये है दूसरे का ये है, तो एक की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तो हमारे पास ये वैलिड होगा, और इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन करके एक प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर जो होगा वो इसके नंबर ऑफ रोज और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होता, ये मैं समझना, दोनों एक जैसे ही होते हैं या इक्वल होते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जल्दी, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करा के माइनस करा दो सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करा के, प्राइमरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करा के माइनस करा दो सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करा के। अगर ए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो वो सिंगुलर है, नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर है। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, प्राइमरी डायगोनल जो है, मेन डायगोनल जो है उसकी एंट्रीज को इंटरचेंज कर दो और सेकेंडरी डायगोनल की एंट्रीज को नेगेटिव कर दो। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड करते हैं कि 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और a इंटू ए इनवर्स हमेशा आई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, 2 का 3 का 4 का 5 का ऑर्डर, ये ऑर्डर है, मतलब 2 क्रॉस 2 का 3 क्रॉस 3 का हो सकता है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें मेन डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ लेना। अगली वीडियो में हम एमसीक्यूज और ढेर सारे शॉर्ट ट्रिक्स करेंगे जिससे आपको इसके बगैर डिटर्मिनेंट फाइंड किए आंसर पता चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज।